मतलब एक ऐसे प्रदेश में जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां भी मतलब अल्पसंख्यक परेशान कर रहे हैं। ये ऐसा जो हम चाहते, जो संस्कृति विद्यालय है या गुरुकुल है, उनके अंदर है कि हम चाहते हैं कि जो मोमडनों के लिए अगर वे संस्कृत की शिक्षा लेते हैं तो वेलकम है, अगर नहीं ये चीज नहीं लेते तो हम उनको वहां से हटाया जाए, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता सही परेशान है, तो मोमडनी के लिए हमको जरूरत है। लव जिहाद बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे आप इस शब्द से। साथ ही साथ शिक्षा जिहाद, ये एक नई नस्ल का जिहाद कुछ लोगों ने अभी ताजा निकाला हुआ है। मसला देवभूमि कही जाने वाले उत्तराखंड के संस्कृत महाविद्यालय का है, जिसमें जोशी जी और परमार एक कुलपति है, दूसरे उसी विद्यालय के एक जिम्मेदार अध्यापक है। उनके ऊपर इस संगठन की तरफ से चार्ज लगा है कि उनकी मिली भगत की वजह से ये पूरा विश्वविद्यालय का पवित्र वातावरण दूषित हो रहा है, लव जिहाद का मरकज बन रहा है, शिक्षा जिहाद की चपेट में। किस तरह यहाँ लव जिहाद फैल रहा है और शिक्षा भी जिहाद की चपेट में आ गई। उन्होंने बताया कि मुस्लिम छात्राएं बुर्का पहनती हैं, जाहिर सी बात है इसकी वजह से शिक्षा में भी जिहाद का संक्रमण फैल रहा है। इंसाफ की मांग की जा रही है कि विश्वविद्यालय के वातावरण को, विश्वविद्यालय को इस लव जिहाद और शिक्षा जिहाद से मुक्त कराने के लिए सबसे प्रथम कदम उठाया जाए कि कुलपति को, जो खुद ब्राह्मण हैं, उनको वहां से हटा दिया जाए। एक रिपोर्ट का वो मंदिर, शिक्षा का वो इंस्टीट्यूट जहां से कहा जाता है तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले आओ। कहीं ना कहीं जैसा कहा जा रहा है कि वो वहां अंधकार की जद में आ गया है। मैं शुरुआत यहां से करता हूँ। जी, आपका नाम? योगी माथुर। योगी माथुर जी, दिक्कत क्या आ गई शिक्षा के इस संस्थान में? दिक्कत तो शुरू से ही आ रही है। जब शिक्षा को, मजहब को, धर्म को, अलग अलग भगवानों को, अलग अलग मान्यताओं को मान के इतने बड़े महान भारत देश को रद्दी के कागज के जरिए फाड़ दिया और सब भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा उनको एडिशन में डाल दिया, और जो गुलामी की प्रतीक है, जो क्रूरता की प्रतीक है, जो लुटेरी भाषा है अंग्रेजी, वो सबके सर पर रख दी। तो हमें हमारी मातृभूमि को, हमारी संस्कृति को वो आज तक सम्मान पूर्वक संपूर्ण न्याय क्यों नहीं मिल पाया? ये राजनीतिक घराने, राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं सत्ता में बैठकर? तो आपको मतलब अगर दूसरी भाषाओं से दिक्कत है तो वैश्विक भारत की पुनर्कल्पना कैसे होगी अगर हम सारी भाषाएं नहीं जानेंगे? क्या हम सीमित नहीं हो जाएंगे? पत्रकार महोदय, मेरे शब्दों में किसी भी भाषा से कोई दिक्कत नहीं है। यदि जो पहला जन्म है, पहले जन्म के आयु अवस्था के अनुसार उसको मान सम्मान उचित स्थान नहीं दिया तो सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। कोई कितना बुद्धिमान हो, विद्वान हो, वह कोई सत्ता और समाज नहीं चल पाएगा। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, बैठाई क्यों नहीं सब है? अभी इससे सारी भाषाएं निकली हैं, वो अलग डाल ली। हमारी जो सनातन धर्म संस्कृति की शिक्षा है वो स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में क्यों नहीं दी गई? मास्टर बनो या पढ़ाई बनो, डॉक्टर बनो या पढ़ाई बनो, इंजीनियर बनो या पढ़ाई, इंसान बनो या पढ़ाई बनो, है कहीं? देखो, संस्कृत के बारे में कहा भी जाता है कि संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, सारी भाषाओं की माँ है। तो फिर सारी भाषाओं से तो प्यार होना चाहिए। तो फिर एडिशन में क्यों डाल लिया करे? क्या चाहिए? एडिशन में डाल लेंगे उसमें को पढ़ो ना पढ़ो, ध्यान दो ना दो, ना नौकरी मिले ना। अंग्रेजी तो अच्छी भाषा है पंडित जी, अंग्रेजी तो अच्छी है, पढ़ाओ ना पढ़ाओ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादातर लोग क्यों पढ़ाना चाहते हैं प्राइवेट स्कूलों में? अरे सुनो, पढ़ाओ ना पढ़ाओ, जब बगैर इंग्लिश के कहीं कोई वैकेंसी ना है, नौकरी ना है, अरे तो फिर मजबूरी में पढ़ानी पड़ेगी। ये जिम्मेदारी बिल्कुल आपने बहुत बड़ी सवाल उठाई
कि हिंदी की तरफ से रोटी रोजी का ही प्रबंध सरकार नहीं करा पा रही है। ये गलती दूसरी भाषाओं की नहीं, हमारी व्यवस्था की है। जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर सिंह जी, मुख्य सवाल तो आपसे ही है। जिस संस्थान के ऊपर आपको आक्रोश है, आक्रोश कहीं ना कहीं जायज है। जब संस्कृत पर बात आएगी, संस्कृत पर कोई आघात होगा तो दुख तो होता ही है, हर आदमी को दुख होता है। लेकिन क्या शिक्षा मंत्री से आप लोगों ने अप्रोच नहीं किया कि ऐसे अधर्मी आदमी को वहां से हटा दे? जोशी जी को, परमार जी को, पता क्या है, इसके लिए कौन दोषी है ये बताइए। सत्ता में आने से पहले पहले बहुत बड़ी बड़ी चीजें बोली जाती है, लेकिन सत्ता में जिस दिन सत्ता से आने पहले चुनाव होते हैं, आपके पास आते हैं वोट मांगने के लिए, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, आपके साथ में खाना भी खाते हैं बैठ के, आप जमीन पे बैठे जमीन पे बैठ जाते हैं। वोट भी तो आपका ज्यादा है। सुनिए पहले मेरी पूरी बात को। लेकिन सत्ता में आने के बाद में जब हम अपनी बातों को लेके उनके पास में जाते हैं तो हमारे से ये पूछा जाता है ये कौन खड़ा है। हमने तो नहीं पूछा जब हमारे पास में आए आप कौन है, और बाद में फिर हमें ही क्वेश्चन मार्क किया जाता है और हम कुछ बोलते हैं, जो कार्य जो चीजों को लेके हम वोट करते हैं वो चीजें नहीं होगी तो फिर आक्रोश तो होगा, गुस्सा तो आएगा। सरकारी संस्थान है, क्या कभी आपने प्रदेश मुख्यमंत्री से इस बारे में दखल देने हाँ का? हाँ हाँ, उनका क्या जवाब था? मैं सभी को ज्ञापन दे चुका हूँ, जो अपने सीएम धामी जी है उत्तराखंड में, वहाँ के शिक्षा सचिव है, शिक्षा मंत्री है, एसपी महोदय, डीएसपी है, और अपनी राष्ट्रीय जल सुरक्षा एनआई है, उसको भी हमने पत्र लिखा है, और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी हमने पत्र दिया है। उन्होंने विचाराधीन में डाल दिया मसला। लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनी गई है, तो जब भी हमें यहाँ पे आना पड़ा है, और अब आज फिर हम ज्ञापन लेके आए हैं। अगर वो हमारी बात नहीं सुनेगी, आज तो एक छोटा सा हमने एक शुरुआत की है इस चीज की, हम इसको आज ज्यादा बड़ा भी नहीं, मैं असली में बताऊं, हम इसको ज्यादा बड़ा भी नहीं करना चाहते थे, एक छोटा सा हमें करना था अपना मैसेज देने के लिए। अगर हमारी बातों को इग्नोर करेंगे फिर इस आंदोलन को हम दिल्ली जंतर मंतर ही नहीं पूरे भारत में लेके जाएंगे। चलिए, हम ज्यादा दूर नहीं जाते आपसे, आप काफी बोल चुके हो पहले ही। अगर वैधानिक संवैधानिक सलूशन नहीं निकल रहा है तो क्या करेंगे? निकलेगा, सरकार खामोश है, रहने खामोश। कहीं न कहीं उनकी समझ में आपकी समस्या आ ही नहीं रही, देखो, या आप ही गलत समझ रहे हैं क्या? देखो ऐसा है, जो चीजें पैदा होती है वो खत्म भी होती है। वो तो अगर किसी ने यूनिवर्सल बुराई की शुरुआत की है ना, भगवान श्री राम जी आए थे, रावण जी आए थे, समाप्त हुई है ना। भगवान श्री कृष्ण जी आए थे, कंस भी आया था, समाप्त हुआ ना। तो कोई इस देश का भाग्य विधाता नहीं, मैंने अभी भी बोला था, इस देश का भाग्य विधाता परमपिता परमात्मा है, और अपने सनातन धर्म की बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा करना और उनके हितों के लिए आवाज उठाना मेरा परम कर्तव्य है। तो उसके लिए मतलब संवैधानिक रास्ता पकड़ा जाएगा या कोई भी रास्ता, ये इनके इन प्रकार हैं। देखो, डोज किसको किस हिसाब से चाहिए। अगर वो हल्की में, ये हल्की डोज चली हुई है अभी, अगर इससे उनको आराम लगता है तो ठीक है, फिर हैवी डोज तैयार कर देंगे। ये हल्की डोज है, अभी फिलहाल अनुनय विनय की बात है, बाद में देखा जाएगा। जी सर, आपका नाम? मैं विनीत आहूजा। इस समस्या पर क्या कहेंगे? समस्या पैदा क्यों हुई और उसका हल है क्या? ऐसा है जी, समस्या तो जिन लोगों ने पैदा की है उनके लिए एक संदेश है कि हम अपनी बहू बेटियों को ही सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, उन्हीं को ही इस तरीके से आत्मरक्षा का एक जोश भरने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि उनको पहले से ही पता चल जाए कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था, आप सशक्त होने की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो भी पिएगा दहाड़ेगा। तो क्या इससे कहीं आप महसूस कर रहे हैं कि समाज को शिक्षित तो हो जाएगा लेकिन सशक्त नहीं होगा? देखो, हमारी जो समझ है वो ये कहती है कि दहाड़ने से काम नहीं होता, काम करने से काम होता है। काम कैसे करेंगे? आपको बता चुका हूं मैं कि हम अपनी
परिवार की महिलाओं को, अपनी बहनों को, बहू बेटियों को ऐसे ऐसे आत्मरक्षा के दाव पे सिखाएंगे, ऐसी समझ देंगे उनको, ताकि वो सड़क पे जब चलें तो बिल्कुल निडर होके चलें और उनको कोई भी कष्ट ना हो, उसके लिए वो मानसिक रूप से पहले से ही तैयार रखेंगे उनको। और ये शिक्षा हमने देनी शुरू कर दी है। बहू बेटियों को सशक्त करने का एक तरीका तो ये है, दो बैठी हुई हैं, देख लीजिए, इनके हाथ बंधे हुए हैं। इनके हाथ बंधे हुए हैं। चलिए जी, हाँ जी, आखिरी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रकबवीर है जी। रकमवीर जी, बताइए, समस्या खड़ी हो गई वहां पे, मतलब एक ऐसे प्रदेश में जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां भी मतलब अल्पसंख्यक परेशान कर रहे हैं। ये ऐका जो हम चाहते जो संस्कृति विद्यालय है या गुरुकुल है, उनके अंदर है हम चाहते हैं कि जो मोमडनों के लिए अगर वे संस्कृत की शिक्षा लेते हैं तो वेलकम है, अगर नहीं ये चीज नहीं लेते तो हम तो उनको वहां से हटाया जाए, हटाए, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता सही परेशान है तो मोमडनी के लिए हमको जरूरत है। तो फिर